तो ये जो डिसीजन है इन्वेस्टर का, वो फंड मैनेजर दे टेक दैट सॉर्ट ऑफ डिसीजन इन अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी. एंड सो जो इन्वेस्टर्स का द इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस में this is quite helpful in the sense कि fund manager takes that call rather than the investor taking that call. Rolling returns भी एक important parameter है जो आपको देखना चाहिए. Also आपको देखना चाहिए कि जो fund आप select कर रहे हो उस रिस्क रिटर्न कैसा है फंड में, राइट? सो जो फंड रिटर्न डिलीवर कर रहा है, टू डिलीवर दैट रिटर्न इज द फंड टेकिंग अ लॉट मोर रिस्क टू जस्टिफाई दैट रिटर्न. जैसे मैंने कहा पहले कि हमारी इकोनॉमी इज अ ग्रोथ इकोनॉमी, एंड आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर काफी आईपीओज आए थे, राइट? एंड ज्यादातर आईपीओज जो हमने देखे काफी नई सेगमेंट्स, नए सेक्टर्स में थे जो आगे भी काफी ग्रोथ दिखाने वाले हैं. तो वो अगर हमें एज एन इन्वेस्टर अगर हमें बेनिफिट लेना है ऑफ दोज ग्रोइंग सेक्टर्स, तो वो जो कैटेगरीज है या जो सेक्टर्स है वो हमें स्मॉल और मिड कैप में ही मिलेंगे, राइट? सेकेंडली अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल अगर फंड मैनेजर चेंज हो रहा है स्कीम में, राइट? सो इफ देयर वाज अ पर्टिकुलर फंड मैनेजर हु वाज जो मैनेज कर रहे थे स्कीम, उनका अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड था, आपके सब रिस्क पैरामीटर्स में दैट स्कीम वाज डूइंग एज पर द योर एक्सपेक्टेशन. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात. म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स इन सबके बारे में बात करते हैं. और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. आज हमारे साथ हैं मिस्टर चैतन्य चौकसी, हु इज अ फंड मैनेजर इक्विटी एट जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड. मिस्टर चैतन्य हैज अराउंड 21 years of work experience in the field of equity research and fund management. He has been associated with JM Financial Asset Management Limited since 2008. Prior to joining the AMC, he has worked with Lotus India Asset Management Company Private Limited, Chandrai Finance Private Limited, Island FS Investmart, and UTI Investment Advisory Services Limited. He's the primary fund manager for JM Tax Gain Fund. He's a secondary fund manager for JM Arbitrage Fund, JM Focus Fund, JM Flexi Cap Fund, JM Mid Cap Fund, and JM Equity Hybrid Fund. Mr. Chaitanya has done his BCom from Syndham College and MMS Finance from NMIMS. He's also a CFA charter holder. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. I'm Namrata Arora. एंड आज जो है हमारा एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे वी हैव मिस्टर चैतन्य चौकसी, हु इज द फंड मैनेजर एट जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड. एंड चैतन्य, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे. आज आप पहली बार हमारे शो पे आ रहे हैं, सो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम. Thanks a lot, Namrata, and it's a pleasure being with you guys. Sure. Thank you so much. So, आज का जो हमारा थीम है गाइस, दैट्स गोना बी अराउंड हमारा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होता है उसको हम कैसे मैनेज करें अराउंड फॉलिंग स्टॉक मार्केट्स. आई थिंक ये टॉपिक हर किसी इसके बारे में जानना चाहता है, बिकॉज आई थिंक एवरीवन इज रियली वरिड कि अब स्टॉक मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि मैं अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर पाऊँ, रिस्क को मिनिमाइज कर पाऊँ. So today we'll discuss all those strategies कि आप अपने कैसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, राइट? तो आज ऑफ कोर्स चैतन्य जी हमें सारे जवाब देंगे एंड आई एम श्योर विल गेट अ वंडरफुल पर्सपेक्टिव. तो चैतन्य, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू व्हिच आई थिंक इज वेरी रेलेवेंट इज कि अभी ऑफ कोर्स करेक्शन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट गिर रही है. बहुत सारे रीजंस हैं, चाहे हम देखें कि FII सेल ऑफ कर रहे हैं, डॉलर काफी स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट द इंडियन रूपी, या फिर यूएस का जो बॉन्ड मार्केट है या बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बढ़ रहे हैं, राइट? और उन सब का इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे हो रहा है. सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जस्ट एट अ वेरी हाई लेवल जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनको एट अ टाइम लाइक दिस अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना चाहिए. राइट. सो नम्रता, जैसे आपने बताया कि करंट जो मार्केट्स की स्थिति है उसके आज के फैक्टर्स के हिसाब से आप जो बोल रहे हो, दैट इज अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, स्पेशली जो हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स दे आर a bit on they are a bit worried regarding this. So मेरा मानना ये है कि आपके जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज है आपके, आई एम श्योर इन अ फॉलिंग स्टॉक मार्केट किस इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए.
और उनका जो एसेट एलोकेशन प्लान है, एज पर देयर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उन्होंने जो अपना एसेट एलोकेशन फॉर्म किया है वो डिसिप्लिन वे में स्टिक टू दैट. सो दैट इज माय key message to the investors कि stick to your asset allocation. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंस मार्केट्स गिर रहे हैं मैं किसी भी इन्वेस्टर को उनकी इक्विटी एलोकेशन दे शुड ईदर स्टॉप और रिकंसिडर. मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इन द करेंट स्टेट ऑफ द मार्केट आप बिल्कुल डिसिप्लिन वे में आपके सपोज आपकी जो SIPs है या आप जो भी पीरियोडिक बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट्स में, सो प्लीज कंटिन्यू विद दैट. और देखिए मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि टाइमिंग करना मार्केट को इज इम्पॉसिबल. दैट इज समथिंग जो हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट्स कहाँ जाके रुकेंगे किसी को नहीं पता है. और स्पेशली फॉर SIP इन्वेस्टर्स जो हमने देखा है कि SIP का जो मेन एडवांटेज है वो ऐसी मार्केट्स के लिए ही काम में आएगा, राइट. व्हेन मार्केट्स आर फॉलोइंग, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट विल बी एट लोअर लेवल्स, सो यू विल बेनिफिट फ्रॉम दैट. सो हैविंग सेड दैट, हमारा मानना ये है कि दो करंट स्टेट में मार्केट्स करेक्शन फेज में है, बट over the years, मैं almost 25 years से हूँ markets में, and मैंने देखा है कि every such fall और जो भी sharp corrections देखे हैं हमने markets में, they have always been opportunities to buy, especially in our market. I can talk about why we feel so, but to sum up on this question, I would say that please stick to your asset allocation. आपका डिसिप्लिन वे में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज कंटिन्यू विद दैट. एंड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस वी स्ट्रांगली फील दैट द मार्केट्स विल रिकवर. टाइमिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, सो हमें वो अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए. स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन एंड बी डिसिप्लिन्ड इन योर अप्रोच. That is the key message that I want to sort of convey. Okay. Yeah. All right. Okay. So now let's deep dive a little bit and understand कि अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें, जो बिलीव किया जाता है कि एट अ टाइम लाइक दिस फ्लेक्सी कैप फंड्स शायद अच्छे माने जा सकते हैं, क्योंकि एक तो हमने देखा है कि इंडिया में जनरली फ्लेक्सी कैप फंड्स काफ़ी लार्ज कैप फोकस्ड होते हैं, एंड एट द सेम टाइम फंड मैनेजर एक्टिव कॉल्स ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप. तो एक वो रहता है कि एटलीस्ट मेरा सारा पैसा एक फिक्स्ड मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में नहीं जाएगा. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एट अ टाइम लाइक दिस क्या एज एन इन्वेस्टर मुझे अपना फ्लेक्सी कैप का एलोकेशन बढ़ाना चाहिए इन माय पोर्टफोलियो. राइट. सो नम्रता, जैसे आपको पता है, सो एज अ कैटेगरी जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, जो सेबी का ने जो कैटेगराइजेशन किया है, सो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर को पूरी लिबर्टी है, फ्लेक्सिबिलिटी है टू मैनेज देयर पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एलोकेशन. और वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हम 100% लार्ज कैप भी जा सकते हैं, 100% स्मॉल कैप भी जा सकते हैं, एंड सेम विद मिड कैप्स और एनी कॉम्बिनेशन टू दैट एक्सटेंट. आप यू आर राइट. तो हमारे जो इंडस्ट्री में काफी फ्लेक्सी कैप फंड्स है विच आर लार्जली लार्ज कैप टिल्टेड, राइट. सो मेन एडवांटेज फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये है कि फंड मैनेजर कैन डिपेंडिंग के मार्केट का जो उनका क्या व्यू है, एंड विद इन द मार्केट हर एक सेगमेंट में उन what are they feeling in terms of say growth outlook है या valuation parameters है, उसके basis पे can take a call and manage the portfolios accordingly. So given the current context, I would say that investors के लिए it does make sense to consider flexi cap funds. इसका रीजन ये है कि जो आप एज एन इन्वेस्टर आपको डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि मैं मेरा कितना एलोकेशन मिड कैप्स में करूँ या स्मॉल कैप्स में करूँ या लार्ज कैप्स में करूँ, या शुड आई लुक फॉर अ सेक्टर मार्केट कैप ओरिएंटेड फंड और अदरवाइज. तो ये जो
डिसीजन है इन्वेस्टर का, वो फंड मैनेजर दे टेक दैट सॉर्ट ऑफ डिसीजन इन अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी. एंड सो जो इन्वेस्टर्स का द इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस में this is quite helpful in the sense कि fund manager takes that call rather than the investor taking that call. So this it does make sense in this market, and the fund manager can allocate accordingly. ओके ओके. सो ये तो हम मानते हैं कि चलो अगर हम फ्लेक्सी कैप देख रहे हैं तो लार्ज कैप फोकस है तो शायद एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है. लेकिन आई थिंक जेएम फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा अलग स्ट्रेटजी फॉलो करता है. फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन ज्यादा रहता है, व्हिच इज क्वाइट कॉन्ट्ररी टू व्हाट द इंडस्ट्री डज. तो हेल्प अस अंडरस्टैंड चैतन्य कि जो अप्रोच है इस फंड में, क्या ये एट टाइम्स लाइक दीज जब मार्केट्स गिर रही होती है, क्या ये बेटर काम करेगी एज एन इन्वेस्टर, या व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, क्योंकि ये स्ट्रेटजी अलग है फ्रॉम व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट? राइट. सो नम्रता, जैसे मैंने कहा कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है टू मैनेज द पोर्टफोलियो एज पर देयर आउटलुक ऑन द मार्केट्स और सेक्टर्स और मार्केट सेगमेंट्स. तो हम जेएम फ्लेक्सी कैप की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा कि वी आर अ ग्रोथ ओरिएंटेड फंड हाउस एंड अ वेरी डेटा ड्रिवन फंड हाउस. ये so maybe I'll just take you through thought process behind this. So for example, आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान there was a lot of fear in the market, right? तो at that time मैं मार्च 2020 की बात करूँ, so we were at around 90% large caps, right? So that was क्योंकि आपको याद होगा कि peak sort of fear during COVID, so we were positioned accordingly, right? और उसके बाद हमने देखा है कि markets rallied very sharply post March 2020. And as जैसे मैंने कहा, we are a data oriented fund house, and we take our calls based on the current context of the market. हमने देखा कि जो काफी हद तक valuations especially on the mid and small cap side काफी correct हो चुके थे, and we were sort of expecting a revival क्योंकि काफी हम sharp fall देखा था market में उस दौरान. So from there, from say around 90% large caps till a point in the recent past, we were at around 37% large caps, right? So that is the sort of active management जो हमने की है हमारे flexi cap में. On again, all of that was backed by proper data analysis, and by that what I am trying to say is that suppose valuations की बात करें, right? तो वैल्यूएशंस में हमने देखा कि जैसे कोविड के दौरान मिड एंड स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हो चुके थे, एंड एज अ सेगमेंट दे वर लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव. So from March 2020 onwards till say around 2 quarters back, we were continuously on that path of reducing our large cap allocation. But last year हमने देखा कि we were expecting volatility to go up significantly. उसके काफी रीजंस थे. जैसे लास्ट ईयर आपको याद होगा कि यूएस में इलेक्शंस होने वाले थे, एंड अब इंडिया में भी इलेक्शंस हुए थे. तो मिड ऑफ लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपने देखा होगा कि वी वर सॉर्ट ऑफ ऑन द वैल्यूएशन स्पेक्ट्रम पे भी आप देखेंगे तो लार्ज कैप्स वर लुकिंग मोर अट्रैक्टिव. तो हमने हमारा एलोकेशन लार्ज कैप्स में दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स हमने बढ़ाना चालू किया. सो एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कि मिड एंड स्मॉल कैप साइड में वैल्यूएशंस वर बिकमिंग बिट ऑन द हायर साइड, राइट? एंड विद इन द मिड एंड स्मॉल कैप बास्केट में भी आप देखेंगे तो मिड कैप जो वैल्यूएशन है, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप्स एज अ बास्केट द वैल्यूएशंस वर वे हायर देन द स्मॉल कैप्स एज वेल एज लार्ज कैप्स. तो आप हमारा अगर एलोकेशन देखेंगे बिटवीन मार्केट कैप्स तो उसमें मिड कैप्स का काफी कम हो गया है, राइट? एंड वी हैव मूव्ड इन द रीसेंट पास्ट काफी हमने लार्ज कैप्स की तरफ एलोकेट करना चालू कर दिया है. सो टू दैट एक्सटेंट मैं कहना चाहूंगा कि जेएम सी कैप में
हम ट्रू टू लेबल रहे हैं, हम बहुत डायनामिक है हमारे अप्रोच में, एंड ऑल दीज जो फॉर्चुनेटली फॉर अस, ये जो हमने जो मूव्स किए हैं विद इन मार्केट कैप्स, दैट हैज वर्क फॉर अस, एंड दैट हैज ये अल्फा जनरेशन जो आप देख रहे हैं over the last 1 years, 2 years, and beyond, that is because of our active allocation between market caps. Also, market caps is one part of it. Second is आप कौन से sectors में हो within the each market cap category. फॉर एग्जाम्पल आप हमारे सेक्टोरल एलोकेशन भी देखेंगे तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी एक्टिवली मैनेज किए हैं हमारे पोर्टफोलियोज, एंड विदाउट गोइंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल्स, दैट हैज हेल्प्ड अस आवर परफॉर्मेंस. एंड तीसरे लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप एलोकेशन सही हो गया, सेक्टर एलोकेशन सही हो गया, साथ साथ में स्टॉक एलोकेशन भी सही होना ज़रूरी है विद इन ईच सेक्टर ऑफ द मार्केट. So that has also sort of worked for us, and so जो आप out performance देख रहे हैं over the past 1 year, 2 years, and beyond, is a combination of all these things, and that is how we have managed our Flexi Cap fund. Okay, fair enough. So, चैतन्य, जो मेरा आपसे अगला सवाल है, that is around, अगर हम as investors behavior देखें, जब मार्केट अच्छी कर रही होती है तो हम बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट? क्योंकि हमें लगता है कि चलो ये भी अच्छा करेगा. सो वी हैव मल्टीपल मिड कैप्स, मल्टीपल स्मॉल कैप्स, मल्टीपल फ्लेक्सी कैप्स, एंड आई हैव सीन इन्वेस्टर्स जिनके पोर्टफोलियो में शायद 30-35 फंड्स भी होते हैं. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जब एक आइडियल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने फंड्स या कितनी स्कीम्स होनी चाहिए, एंड अगर मुझे किसी एक फंड से एग्जिट करना है, राइट, लेट्स से कि मुझे अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना है, तो मैं किन पैरामीटर्स के बेसिस पे एग्जिट कर सकती हूँ फ्रॉम अ पर्टिकुलर फंड? राइट. सो नम्रता, जैसे आपने कहा कि काफ़ी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स की है, बट मेरा मानना ये है कि as an investor, depending on your asset allocation, debt, equity, I'm assuming debt का उनका allocation अलग होगा, but equity के perspective से मैं अगर बात करूँ तो फॉर एग्जांपल लार्ज कैप फंड अगर आप देखेंगे अपने हमारे इंडस्ट्री में, तो सेबी का जो कैटेगराइजेशन है लार्ज कैप का, राइट, सो टॉप 100 स्टॉक्स लार्ज कैप माने जाते हैं मार्केट कैप के बेसिस पे. तो वहां पे आप अगर देखेंगे तो हर एक फंड का विद इन लार्ज कैप्स 80% हैज टू बी इन द लार्ज कैप कैटेगरी. सो देयर ऐसा हो सकता है कि बिटवीन एनी सिमिलर टाइप ऑफ स्कीम्स इन द कैटेगरी काफी ओवरलैप दिखेगा आपको. सो देयर द पोटेंशियल टू जनरेट is not as much. So मेरा मानना ये है कि at least in the large cap segment, you should have maybe one or at the most two, mutual fund schemes in your portfolio, because that will give you adequate diversification from that perspective. Secondly, हम बात करें कि mid cap side of the market, where again you have the 150 stocks in that basket as per the categorization. There, the potential to generate alpha by stock selection is a bit higher than a large cap category. And so from that perspective, possible है कि जो फंड मैनेजर के स्किल के बेसिस पे वो लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं which will be the better performing stocks in the mid cap portfolio. Plus उनका जो साइजिंग होता है कि बेंचमार्क में सपोज 2% वेट है, इफ उनका कन्विक्शन लेवल ज्यादा है तो दे कैन टेक अ 4% वेट, और डिपेंडिंग ऑन देयर आउटलुक. सो देयर potential is a bit higher than in the large cap category. So I would say कि mid caps में at least 2 to 3 schemes that they should look at in that category, from among the choices जो available है. Coming to small caps, there there is a huge range of options, because 250 के beyond जो भी सब stocks होते हैं, all of them are classified as small cap. So there the canvas काफी, और वहाँ पे fund manager की actual stock picking skills is what comes into play.
and there the potential to generate alpha is much higher. So I would say in the small cap category, you should have a slightly higher allocation in terms of your number of schemes जो आपको होने चाहिए in your portfolio. So maybe around 3 to 4 at the max. So that is something on the overall, whether it is large, mid, or small. Coming to say sector or categories like say flexi cap, वहाँ पे again it can be you can select maybe the आपके based on your risk return parameters, your investment objectives, or you can select maybe one or two schemes which you feel are sort of right for your portfolio, which are performing well, and they have a good track record. Right? Track record is very important, and unke portfolios mein what sort of names they have in terms of say the quality of the stocks that they hold. So that is on some of the other categories like say focus funds or flexi cap funds, or or those other categories. Thematic funds, again, I would say you have to be very careful at what you select and whether you should select thematic funds, क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर thematic funds launch होते हैं जो जो theme already discovered होती है, या it has already rallied in the market. At times we see funds coming into the market, but if you have very specialized knowledge as an investor in that theme, only then you should consider. अदरवाइज वी फील के जहाँ पे आपको ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल है in terms of say categories like say mid or small or even a flexi, so you should stick to that rather than looking at a pure thematic one. So you should limit that in your portfolio. And so having said that, broadly I would say that maybe 8 to 10 is on the higher side. I feel as a total number of schemes in your portfolio, because that would give you adequate diversification in terms of having आपके कितने schemes होने चाहिए. क्योंकि हमने देखा है कि अगर आपके पास 30-35 है schemes in your portfolio, एक तो आप over diversify कर रहे हो, फिर at the same time आपको वो सबके performance मॉनिटर करने में उतना ही ज्यादा आपका समय जाएगा. सो या फ्रॉम आई वुड सजेस्ट कि आपके पास मे बी 8 to 10 is what I feel is the right number in terms of mutual fund schemes in your portfolio. Okay, but you said कि within, sure, so you also said कि within a category, जैसे अगर हम mid cap ले तो हम उसमें 2-3 funds में invest कर सकते हैं क्योंकि universe is bigger. Small caps में भी हम we can invest in more than one fund. तो अब ये बताइए कि अगर मुझे एक ही कैटेगरी में 2 या 3 फंड सेलेक्ट करने हैं तो मैं पोर्टफोलियो ओवरलैप कैसे देखूं? इज देयर एनी स्पेसिफिक पैरामीटर जो हम देख सकते हैं जो हमें बता सकता है कि पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है, या फिर हमें मैन्युअली स्टॉक बाय स्टॉक देखना पड़ेगा? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? Portfolio overlap, what I mean by saying that is that कि suppose हमने 2 म्यूचुअल फंड के suppose large cap फंड select किए, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक तो जो होल्डिंग्स है पोर्टफोलियो में वो सिमिलर रहेंगे, राइट? विद इन दैट ऑल्सो अगर कोई स्कीम का एलोकेशन, आई नॉट टेकिंग नेम्स बट एनी पर्टिकुलर स्टॉक में दोनों स्कीम का एलोकेशन 7-8% है, सिंस इट्स अ लार्ज कैप कैटेगरी, तो आपका सिमिलर स्टॉक्स in the portfolio with similar weights in that portfolio. So that is what I mean by overlap ratio. Secondly, ये आप कहाँ चेक कर सकते हैं? मेरा मन, if I'm not wrong, there are a few websites जहाँ पे आप जाके ये आप डेटा इनपुट करके चेक कर सकते हो कि दो स्कीम अगर हमने सिलेक्ट की तो वो दोनों के बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है. So I think Overlap is available on the net. Yeah. Okay, sure. Fair enough. I think that to a large extent is fair. So now अभी जब मार्केट गिर रही है, करेक्शन हो रहा है, काफी इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में चले जाते हैं, राइट? एंड आई डू बिलीव कि शायद ऐसे सिनेरियो को हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट पैनिकिंग, क्योंकि ये आपको यही अपॉर्चुनिटीज होती हैं हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में जहाँ पे आपको हर मे बी फंड्स का NAV कम मिल रहा है, स्टॉक प्राइस कम है.
So this is a good opportunity, right? So ऐसे investors जो अपना equity funds में investments शुरू कर रहे हैं, right? They're just starting their investments and let's say market correction हो रहा है. What advice would you give to investors like these? Yeah. So, जो इन्वेस्टर्स आज की तारीख में शुरू कर रहे हैं, इनफैक्ट जैसे आपने कहा करेक्शन फेज हो मार्केट में और अगर आप शुरू कर रहे हैं, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ बिग पॉजिटिव फॉर अ न्यू इन्वेस्टर कि आप ना के ऊपर लेवल्स पे रादर यू आर इन्वेस्टिंग एट लोअर लेवल्स इन द मार्केट. सो दैट इटसेल्फ इज अ बिग पॉजिटिव. सेकेंडली मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप स्कीम सेलेक्ट कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि आप जो पर्टिकुलर स्कीम है तो उनका पूरा परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड आप एक बार सॉर्ट ऑफ यू चेक द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द फंड हाउस, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड यू कैन चेक कि वो फंड ने ओवर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम कैसे परफॉर्मेंस दिया है. नॉट जस्ट पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स बट अगर आप रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक बेटर आइडिया आएगा इन टर्म्स ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स. राइट, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स काफी बार अच्छे दिखते हैं बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मैंने इन्वेस्ट नहीं किया होता वो फंड में तो इट वुडंट हैव हेल्प माय ओवरऑल परफॉर्मेंस. राइट, सो रोलिंग रिटर्न्स भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको देखना चाहिए. ऑल्सो आपको देखना चाहिए कि जो फंड आप सिलेक्ट कर रहे हो उस रिस्क रिटर्न कैसा है फंड में. राइट, सो जो फंड रिटर्न डिलीवर कर रहा है, टू डिलीवर दैट रिटर्न इज द फंड टेकिंग अ लॉट मोर रिस्क टू जस्टिफाई दैट रिटर्न. राइट, सो एक काफी सब रिटर्न के रेशियोज है, पैरामीटर्स है जो आपको स्टडी करने चाहिए. Plus, you should see the diversification of the portfolio and also the quality of the stocks in the portfolio. Because हमारा, as investors, I think quality in terms of the corporate governance of the portfolio holdings, in terms of various other things, is very important. So you should focus on that. And also, I think overall, how they have sort of manage their downside. Are they able to limit the downside in a falling market? All those parameters are important. So yes, if अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है. आप in a correction phase of the market में अगर आप कर रहे हो, you have a natural advantage because we have seen, right, हमारे देश में हमने देखा है and especially मैंने जब से markets शुरू किए हैं, I've always seen right from say the .com bubble burst हुआ था 2000 के साल में, and after that we had a long period of right. Then we saw the global financial crisis in 2008. We saw the taper tantrum in 2013. We saw demonetization. We saw COVID. और वो सब टाइम पीरियड्स में जो हमने करेक्शन देखे थे, they were in hindsight हम कह सकते हैं कि they were very good opportunities to invest in the markets and benefit from the strong growth which came along and very good returns that we have seen from that point in time. So yes, do your due diligence. And अगर आपके पास expertise नहीं है to select funds, so please consult your financial advisor who has knowledge on these things and who can guide all these matters. And if you need the help, please take it. And if you have all the knowledge and skills to assess funds, you can look at the direct route as well. Okay. So since आप ये डिस्कस कर ही रहे हैं कि हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एट जेएम म्यूचुअल फंड आप लोग आपका जो है स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहता है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज. आपका एक कोई ओवरआर्चिंग स्ट्रैटेजी है या हर फंड एक अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करता है इन टर्म्स ऑफ पिकिंग द राइट स्टॉक्स फॉर द पोर्टफोलियो? राइट, सो नम्रता, हम जेएम एज अ फंड हाउस हम लोग क्लियरली ग्रोथ फोकस फंड हाउस है, क्योंकि हमारा मानना है कि
हमारा देश इज आगे के कई सालों तक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट ग्लोबली आप देखेंगे तो इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स बट इवन आगे जाके भी वी आर वेरी कन्विंस्ड अबाउट दैट. So having said that, as a fund house, we follow the geek philosophy. What do I mean when I say geek? So geek is basically growth of earnings and earnings quality. तो ये दोनों को हम मिला के हमारा वी कॉल इट आवर गीक फिलोसफी. आई जस्ट कीप इट ब्रीफ. तो इसमें ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स के पैरामीटर्स जो है अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट. सो जैसे अपॉर्चुनिटी साइज ग्रोथ है, राइट. तो हम देख रहे हैं हमारे देश में काफ़ी सेक्टर्स में एक बड़ा मूव हो रहा है, सो फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, राइट. सो जो भी सेक्टर्स में वो शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, वो उनको एक नेचुरल बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि मार्केट में ग्रोथ तो आ ही रही है, साथ में ग्रोथ आ रही है जो लिस्टेड प्लेयर्स है या जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट में है. सो दैट इज वन सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वी मीन बाय अपॉर्चुनिटी साइज ग्रोथ. मैं थोड़े बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूँ. जैसे हमने देखा है कि ज्वेलरी सेक्टर में काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है अभी भी, but a lot of organized players have gained share. Secondly, हम देखेंगे तो even like say real estate, right? हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो unorganized builders है, they are losing market share to organized guys, right? Who are the bigger ones and who are Right. much more brand names जो जिनके ज़्यादा better है. So we are seeing that move. We are seeing that move in diagnostic space, right? A lot of it is unorganized even now. So that is one part. Secondly, जहाँ पे भी जो सेक्टर में ग्रोथ आ रही है उस सेक्टर में ग्रोथ अर्निंग्स में भी आएगी, no doubt. So earnings growth is something which is an important factor. And third important factor for us is that when we select stocks, earnings आ रही है but valuation, कि हम क्या वैल्यूएशन दे रहे हैं टू गेट दैट ग्रोथ, व्हाट आर वी पेइंग फॉर दैट ग्रोथ. सो देयर इज अ पैरामीटर पेग रेशियो व्हिच इज अर्निंग टू ग्रोथ. So, for example, if a company is growing at 10%, but I'm paying 25p for that, right? So, the PEG ratio is high, 2.5. So हमारा फोकस रहता है कि we try and identify companies which are in the high growth phase, but which have a PEG ratio of less than 2. We will try to get it at around say 1.5. So that is another important parameter. PEG ratio should be less than 2 and preferably around 1.5 or lower. Second is on the earnings quality, right? Which is the second pillar of the philosophy. Earnings quality में हमने देखा है कि हमारा जो भी कंपनीज आपने देखी होगी मार्केट्स में which are able to generate cash flow, और वही कैश फ्लो से दे फंड देयर ग्रोथ, राइट. सो ना कि उनको जाके डेट फंडिंग करनी पड़े ज़्यादातर, to keep growing. Capacity बढ़ानी हो तो debt लेनी पड़े हमेशा, you keep adding to your debt. Yeah. So that's something we would not prefer. So from that perspective, the debt to equity ratio जो हम कहते हैं balance sheet पे, so that should be less than 1. So that is a another key parameter. And apart from that, जैसे मैंने कहा, the internal cash generation अच्छा होना चाहिए in terms of cash generation. So वो लोग dividends भी they are able to pay dividends back to the shareholders as well. So क्योंकि why this is important, the debt to earnings, debt to equity part and self sustaining of कैश इज, हमने देखा है पहले कि काफी कंपनीज ग्रो तो बहुत अच्छी कर दी बट उन्होंने अपना डेट लेवल्स पे ध्यान नहीं दिया, राइट. तो उससे क्या होता है, जब डाउनफॉल आया सेक्टर तो उनको जो डेट सर्विस करने में काफी दिक्कत हुई. एंड देन सो दैट इज नॉट समथिंग दैट वी लुक एट. सो दोज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑन द बैलेंस शीट साइड. थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मुझे कहना है इज ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एंड आपकी जो क्वालिटी
of the company है in terms of say management quality और उनकी जो whether brand name है या brand quality brand recall है या whether they are market leaders in their industry and हमारा हमेशा यही कोशिश रहती है कि we avoid names where जहाँ पे there is any थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए related to corporate governance. So broadly, these are the parameters that we from our fund house perspective. ये fund house के sort of philosophy है, but it percolates to our schemes as well. जैसे earlier मैंने flexi cap की बात की थी, तो वहाँ पे and the peg ratio I talked about. तो हमें clearly दिख रहा था कि peg basis पे mid caps are trading at a much higher level. So we reduced our mid cap allocation within our overall allocation. So again, हमारा जो market cap allocation रहा है, it's not out of design, but जैसे मैंने कहा, we are very data driven, and what data tells us and what our हमारा जो अनुमान है market के बारे में और outlook के बारे में based on domestic macro environment is what gets translated into the weights of the sectors as well as the market caps in our portfolio. Okay. Wonderful. So I think मैंने आपसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे अबाउट एनालाइजिंग स्टॉक्स. सो आई थिंक अभी ये डिस्कस करते हैं, गोइंग बैक टू आवर प्रीवियस डिस्कशन, कि एट टाइम्स लाइक दीज जब स्टॉक मार्केट करेक्शन हो रहा होता है या मार्केट्स गिर रही होती हैं, कौन सी आइडियल म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? राइट, यू गिव अस अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव प्रीवियसली. अब आप बताइए कि डीप डाउन अगर मुझे कुछ 3-4 कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है, वो कौन सी कैटेगरीज होंगी? Just to understand your question better, in a falling market, which categories जो investors will protect the downside? Okay. So basically, ideal portfolio मेरा इस टाइप के मार्केट में क्या रहना चाहिए in terms of categories of mutual funds? Got it. ज़्यादा फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, ज़्यादा स्मॉल कैप्स होने चाहिए, या फिर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हाइब्रिड होने चाहिए? Ideally, in a falling market, assuming markets have, we are able to sort of anticipate that markets are going to be in a correction phase, then if हम फिर अगर risk spectrum में देखें across each categories broadly, अगर मैं कहूँ तो firstly तो actually falling markets में तो cash ही सबसे बढ़िया होता है, but we are never in cash all the time. But after that, the debt funds is what will help you protect your downside. But अगर हम equity की बात करें, तो equity में arbitrage funds is one very good category to look at in a falling market, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि arbitrage में आपका risk free returns आपको मिलेंगे, because वहाँ पे सिर्फ cash और future के spread capture होते हैं scheme में, and without any risk. So arbitrage funds, and again it's classified as equity schemes, तो वहाँ पे आपको बहुत tax efficient basis पे you can get returns which are equivalent to debt, if not better, because of the tax advantage of a scheme. So I think arbitrage funds is something that you should definitely look at. अगर उसके बाद मैं कहूँ तो there are schemes like say aggressive hybrid, जहाँ पे fund manager has a leeway of 65 to 80% in equity, right? The fund manager at least अगर 65 पे equity है, so 35 debt segment में होगा, so that will protect your downside. Again, if it is at 80% equity, आपका 20% debt में allocated होगा, so to that extent you are having some debt exposure to protect the downside. So that is something which the investor looks at, can look at. और मैं आगे कहूँ तो maybe large cap funds will be attractive enough, because in a falling market they generally tend to outperform the mid and small cap indices. So from that spectrum, if I have to say, maybe arbitrage funds, aggressive hybrid funds, large cap funds, and then maybe flexi cap funds, because as we discussed, in our industry they have more of large cap orientation. Yeah, what I would recommend. So do you think
चैतन्य, डू ऑल्सो थिंक कि थोड़ा अगर हम देखें कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा लॉन्ग टर्म है, मान लीजिए कि मुझे 4-5 साल या 6-7 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, देन डू यू थिंक ये अच्छा टाइम है मिड कैप या स्मॉल कैप में भी एंटर करने के लिए, कंसिडरिंग वैल्यूएशंस थोड़े ठीक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन था टिल लास्ट ईयर, अब तो स्मॉल कैप्स काफी गिरे हैं, सो डू यू थिंक ये सही समय है अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल का है? एब्सोल्युटली, मुझे वो ये सवाल का आंसर देने में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली यू शुड लुक एट इट इन दिस मार्केट। एंड उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने कहा पहले कि हमारी इकोनॉमी इज़ अ ग्रोथ इकोनॉमी, एंड आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर काफ़ी आईपीओज आए थे, राइट? एंड ज़्यादातर आईपीओज जो हमने देखे काफ़ी नई सेगमेंट्स, नए सेक्टर्स में थे जो आगे भी काफ़ी ग्रोथ दिखाने वाले हैं। तो वो अगर हमें एज एन इन्वेस्टर अगर हमें बेनिफिट लेना है ऑफ दोज ग्रोइंग सेक्टर्स, तो वो जो कैटेगरीज है या जो सेक्टर्स है वो हमें स्मॉल और मिड कैप में ही मिलेंगे, राइट? सो द सेक्टर्स विच आर गोइंग टू ग्रो गोइंग अहेड, अगर हमें बेनिफिट करना है तो दे आर अवेलेबल ओनली इन द स्मॉल एंड मिड कैप साइज ऑफ द मार्केट, बिकॉज लार्ज में हमने देखा है कि दोज आर ऑल वेल डिस्कवर्ड कैटेगरीज एंड सेगमेंट्स। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट ज्यादातर यही देखा है हमने। एंड जब कंपनीज आर इन द स्मॉल एंड मिड कैप फेज, और हमने देखा है कि एज एन इन्वेस्टर, if we are able to identify stocks when they are moving from that micro cap to small cap to mid cap to large cap phase, वहीं जाके आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स बनते हैं, राइट? नॉट दैट मैं लार्ज कैप लेके मुझे मल्टी बैगर्स नहीं मिलने वाले, मिलेंगे बट फ्यू। So the point I'm trying to make is, yes, we are very convinced of the growth going ahead, and अगर as an investor हमें ये growth play करनी है, that is going to be available on the small and mid cap size of the market. Third, in spite जो हमने अभी correction देख रहे हैं अभी market में, अगर आप historic returns भी देखेंगे, right, तो over longer periods of time, the small and mid cap side of the market has always outperformed the large cap space. So नियर टर्म में वोलेटिलिटी हो रहती है, नो डाउट, बट अगर आपका जैसे आपने कहा 5 years का व्यू है, सो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट इन सजेस्टिंग दैट प्लीज लुक एट स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स एज वेल, and it is a good time to start investing. We cannot time the bottom, and जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आप सही फंड्स को आइडेंटिफाई करके based on the parameters जो हमने पहले डिस्कस किए, please start, and there is never a right time, and I keep repeating timing करना is impossible, so start whichever way you would prefer. Maybe आप SIP is the best mode we feel, and especially correction phase जब होता है markets में, SIP makes a lot of sense because this is when you're actually benefiting from your SIP, right? एंड समय नहीं है आपके SIP स्टॉप करने का, उल्टा मैं सजेस्ट करूंगा इंक्रीज योर एलोकेशन और योर अमाउंट दैट यू आर एलोकेटिंग इन SIPs टू टेक एडवांटेज of the upturn which will come. No one knows when it will come, but it will come for sure, and that is when you will benefit from your accumulated investments. Okay. आई थिंक एक जो कैटेगरी जो शायद अच्छा है और जिसके बारे में उतना ज़्यादा बात होता नहीं है, देखा जाए तो लाइक वी सेड कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स एट टाइम्स लाइक दिस स्मॉल कैप से एग्जिट करते हैं, जो आइडियली उल्टा होना चाहिए अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाउ अबाउट समथिंग लाइक अ मल्टी कैप फंड जिसमें आपको मिड कैप का एक्सपोजर मिल रहा है, स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल रहा है टू एन एक्सटेंट ऑफ 50%, राइट? सो डू यू थिंक कि एट अ टाइम लाइक दिस मल्टी कैप स्ट्रैटेजी अच्छी मानी जा सकती है कि अगर मुझे स्मॉल कैप मिड कैप सबकी बजाय एक मल्टी कैप ले लिया तो आई एम सॉर्टेड? राइट, सो नम्रता यू राइट कि एटलीस्ट एज पर जो मैंडेट है मल्टी कैप फंड्स का, तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि एटलीस्ट 50% विल बी इन द स्मॉल एंड मिड कैप साइज ऑफ द मार्केट. So yes, I would agree with you कि in the current phase of the market आपको multi cap segment में भी ध्यान देना चाहिए, and at least क्योंकि the allocation
is higher on the small and mid cap side based on the categorization. Yes, I would agree to that. ओके ओके सो चंदन जी ये बताइए कि ये आई थिंक ये सवाल मैंने पूछा था बट समहाउ वी डिडंट गेट एन आंसर टू दिस, वो मिस हो गया, तो मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ कि अगर मुझे एक फंड में से एग्जिट करना है, आई थिंक एग्जिट ये सवाल सबसे ज्यादा तभी पूछा जाता है जब मार्केट गिर रही होती है, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं। तो आप ये बताइए कि सही समय या हमें क्या देखना चाहिए टू एग्जिट फ्रॉम एन इक्विटी फंड। या सॉरी आई मिस दैट, बट काफी फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ एग्जिटिंग एनी पर्टिकुलर फंड। सो फॉर एग्जांपल अगर स्कीम का अगर सपोज मैंडेट चेंज हो रहा है या फिर स्कीम ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है या सम ऑफ द प्रोविजंस आर चेंजिंग, जैसे आपने देखा होगा और जब सेबी कैटेगराइजेशन हुआ 2017-18 में और सम टाइम अराउंड 2018, तो वहाँ पे लॉट ऑफ स्कीम्स मर्ज्ड एंड वहाँ पे एग्जिट ऑप्शन दिए थे सब इन्वेस्टर को। सो दैट इज समथिंग बेस्ड ऑन विच यू कैन टेक अ कॉल के बिकॉज ये स्कीम ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है, सो आई वुड नॉट लाइक टू स्टे इन दिस फंड। सो दैट इज वन। सेकेंडली अगर आप देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर फंड मैनेजर चेंज हो रहा है स्कीम में, राइट, सो इफ देयर वाज अ पर्टिकुलर फंड मैनेजर हु वाज जो मैनेज कर रहे थे स्कीम, उनका अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड था, आपके सब रिस्क पैरामीटर्स में that scheme was doing as per the your expectation, and agar if he's exiting then probably you should look at exiting that scheme. Third is when the scheme itself, जो scheme का performance है, over longer periods of time, the scheme is not able to sort of beat the benchmark as well as its peers for whatever reason, not getting into that. बट अगर आपके जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है स्कीम से बेस्ड ऑन रिटर्न्स, अगर वो मीट नहीं हो पा रहे हैं, सो यू कैन लुक एट एग्जिटिंग योर सम ऑफ द स्कीम दैट यू होल्ड। फोर्थ इज प्रॉब्ली अगर आपका एसेट एलोकेशन रीबैलेंस करना हो, फॉर एग्जांपल अगर इक्विटी मार्केट्स हैव रन अप सिग्निफिकेंटली और आपके एसेट एलोकेशन में इक्विटी का पोर्शन बढ़ गया हो विदाउट डूइंग एनीथिंग इन डेट, तो वो अगर आपको शायद अगर रीबैलेंस करना हो टू गेट टू योर आइडियल मिक्स, दैट टाइम यू कैन लुक एट एग्जिटिंग मे बी नॉट ऑल योर स्कीम्स बट प्रोपोर्शनेटली आप इक्विटी से कम कर सकते हो। फिफ्थ एंड मे बी फाइनली, अगर आपने कोई गोल्ड के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया था कोई भी फंड में, फॉर एग्जाम्पल योर चाइल्ड एजुकेशन और योर द हाउस और सम जो आपने गोल के बेसिस पे वो सिलेक्ट किया था, अगर वो गोल मीट हो जाते हैं एंड योर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैव बीन मेट, or that time you can look at exiting any of your mutual fund investments. I think broadly these are the some of the instances आप consider कर सकते हो to exit your mutual fund investments. बट एक्चुअली मेरा अगला सवाल इसी के अराउंड था, बिकॉज एंड थैंकफुली यू ब्रॉट इट अप। आपने बोला कि अगर आपका कोई गोल अचीव हो रहा है तो आप तब एग्जिट कर सकते हैं, बट गॉड फॉरबिड मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल इस टाइम में अचीव हो रहा है, राइट, एंड मेरा रिटर्न्स काफी कम हो गए हैं मे बी, देन व्हाट डू यू थिंक वुड बी द राइट स्ट्रैटेजी? और ऐसा गोल है लेट्स से मे बी चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन जो पोस्टपोन नहीं हो सकता, आपका रिटायरमेंट आप 1-2 साल पोस्टपोन कर सकते हो, बट एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट गोल जो शायद आप पोस्टपोन ना कर पाओ और लेट्स से वो इस टाइम में अचीव होना है, सो देन व्हाट शुड आई डू? मैं समझ सकता हूँ दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ अ डिफिकल्ट कॉल टू टेक। जो मेरा आइडियल सजेशन ये रहता कि हो सके तो यू ट्राई टू अरेंज फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फंड्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा एजुकेशन के नॉट वेट, तो ट्राई टू अरेंज फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फंड्स, एंड बिकॉज इन अ करेक्शन के दौरान अगर आप एग्जिट करोगे मे बी डिपेंडिंग ऑन आपने कभी इन्वेस्टमेंट चालू किया, देन विल बी सॉर्ट ऑफ एग्जिटिंग टाइम ऑफ आइडियली आपको नहीं करना चाहिए वो समय पे आप
आपको करना पड़ रहा हो, आइडियली वो नहीं होना चाहिए. अगर ये पॉसिबल नहीं है, कोई अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट टू फंड दैट रिक्वायरमेंट, देन मे बी आप पार्ट सम थोड़ा इसमें से करके पार्ट सम आप कहीं और से अगर कोशिश कर सको कि आई वी you don't have to break all your equity investments to fund your goal, or that would be something that you can look at. And I think, yeah, I think suggest that this is what I would suggest. And uh, exiting fully would be unfortunate, but if it has to be done, then I guess maybe markets will give you an opportunity to cover up. तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखूं, कंसीडरिंग आई हैव बीन एन इन्वेस्टर फॉर मेनी इयर्स माय सेल्फ, आई वुड नॉट वेट टू टेक आउट माय मनी इन द ईयर आई एम अचीविंग माय फाइनेंशियल गोल. मैं तो 2-3 साल पहले शायद निकाल लूं, बिकॉज आई वुड नॉट वांट टू वेट कि अगर उस साल में करेक्शन हुआ तो यू नो. Absolutely, you are right. And Namrata, since आपने कहा कि you have been investing for a long time, and we know the importance of long term investment, right? जैसे आपने पहले 5 साल का पूछा तो मैंने तुरंत बोल दिया कि yes, please look at small and mid cap. तो हमारी मार्केट में लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हमने देखा है कि आपका जो रिस्क रहता है डेफिनेटली कम्स डाउन ओवर द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. एंड ये हमने पहले भी देखा है और आगे भी ये मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ ये कहने के लिए कि लॉन्गर पीरियड्स में आपका रिस्क जो होता है इन टर्म्स ऑफ सपोज रिस्क ऑफ अ लॉस इन योर इन्वेस्टमेंट reduces drastically as time goes by. And I've seen it in our market, and I'm reasonably confident आगे जाके भी we will see that. So yes, I hope all investors are as fortunate as you, and they are able to sort of fund their goals before any correction sets in, so that they have that corpus to take care of the goal. Yeah. Okay. Fair enough. So, Jatan, just one last question before we end this particular conversation. ये हम अपने सारे स्पीकर से पूछते हैं. लाइक यू मेंशन, आप पिछले 25 साल से मार्केट से लिंक्ड हैं. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड, जो आपने इतनी सारी साइकिल्स देखी हैं, द .com बस्ट एंड रिसेशन एंड 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एंड 2013 डीमॉन, कोविड, इतने सारे मार्केट साइकिल्स, करेक्शंस, आपकी ऐसी क्या 2-3 सॉलिड लर्निंग्स रही हैं इन करेक्शन से जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है और अब जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? Sure. So, Namrata, over the years मैंने देखा है कि अगर हम क्वालिटी बिजनेसेस ओन करते हैं लंबे समय तक, एंड विच आर इन ग्रोथ सेक्टर्स, और तो उसमें मैंने क्लियरली देख लिया है कि अल्फा जनरेशन जो हर एक इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव रहता है, so buying quality businesses in high growth sectors will deliver value to the shareholders, and they definitely long term consistent returns they provide. So that is one of the key things that I have sort of learned over the years. Secondly, don't compromise on the quality of the management. हम काफी बार देखते हैं कि बुल मार्केट में काफी कंपनीज विदाउट एनी fundamentals, they just see a huge rally, a spike in their prices, but eventually fundamentals is going to take over, and earnings is the ultimate truth for our markets. If the earnings are not delivered, whatever the price, the fundamental value will be reflected at some point in time. So focus on earnings. And, keep a watch on that. And I think one more thing, that as an investor, the biggest strength or virtue, or what we may call as an investor that one should have, is patience. I think that is one of the most important ingredient for an investor. And that is, if you are able to have patience at all times, especially in times like now, and as I said, if you are invested in quality companies and in high growth sectors,
you'll make very good returns. So yeah, I think broadly these are the things that I would say are the key learnings over the last so many years. Okay. Yeah. Okay, sure. Wonderful. Thank you so much, Chaitanya. I think it was a wonderful conversation, and हमने बहुत सारे aspects I think discuss किए, especially around अलग different categories of funds. So thank you so much for your time today, and I do hope कि इस podcast के बाद हमारे जो viewers हैं वो थोड़े they are not panicking as much. So thank you so much for your time, and we hope to get you back soon. Thank you. Absolutely, Namrata. It was a pleasure, and I hope this is helpful to your viewers and the audience there. So thanks a lot for giving us the opportunity. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Chaitanya. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, and I'm sure आप सब हमारे अगले एपिसोड का भी eagerly वेट कर रहे होंगे. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर चैतन्या से पूछा कि इस टाइम में जब शेयर मार्केट गिर रही होती है, क्या हमें फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. So Mr. Chaitanya says कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, they have the flexibility to invest across all market caps. तो अगर देखा जाए तो इंडिया में जो मोस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ टिल्टेड रहते हैं, और इसीलिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माने जा सकते हैं एट टाइम्स लाइक दिस, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट करेक्ट हो रही होती है तो लार्ज कैप्स टेंड टू डू बेटर. सो ही सेज कि ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा कि आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दे टू टेक द कॉल इंस्टेड ऑफ द इन्वेस्टर टेकिंग द कॉल. फिर हमने मिस्टर चैतन्या से पूछा कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होनी चाहिए. तो मिस्टर चैतन्या सेज कि आइडियली अगर हम लार्ज कैप स्पेस की बात करें, क्योंकि लार्ज कैप इज कंप्राइज्ड ऑफ टॉप 100 स्टॉक्स, उसमें पोर्टफोलियो ओवरलैप होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप 1 या 2 लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर हम मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो उसमें जो है अल्फा जनरेट करने का चांस ज़्यादा रहता है, तो मिड कैप फंड्स आप 2 या 3 कंसिडर कर सकते हैं. और अगर हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो आप 1 या 2 ज़्यादा उससे कर सकते हैं, विच मीन्स आप 3 या 4 स्मॉल कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं. अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें तो आप 1 या 2 अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, विच हैव क्वालिटी स्टॉक्स. अगर हम थीमेटिक फंड्स की बात करें तो ही सेज अगर आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तभी आपको थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. फिर हमने मिस्टर चैतन्य के साथ डिस्कस किया कि जब भी मार्केट करेक्शन होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में चले जाते हैं और वो अपनी SIPs को रोक देते हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे सिनारियो को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करते हैं. तो मिस्टर चैतन्य सेज कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो एक्विटी फंड्स में ऐसे टाइम में शुरू कर रहे हैं जब मार्केट करेक्शन हो रहा है, तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि तब उनको यूनिट्स एट लोअर लेवल्स मिलते हैं. ही ऑल्सो सेज कि जब आप एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उस फंड का रोलिंग रिटर्न्स क्या है, पोर्टफोलियो होल्डिंग क्या है, क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स क्या है. ही ऑल्सो सेज कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने शायद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या डिमोनेटाइजेशन, टेपर टैंट्रम्स, पैंडमिक, इस समय में अपना इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, दे वुड बी डूइंग रियली वेल. फिर हमने मिस्टर चैतन्या से ये डिस्कस किया कि हमें म्यूचुअल फंड्स में से कौन सी कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम्स लाइक दिस. सो ही सेज कि सबसे पहले आप आर्बिट्राज फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्राज फंड्स काफ़ी टैक्स एफिशिएंट होते हैं, दे आर टैक्स जस्ट लाइक एक्विटी फंड्स. फिर आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं. लार्ज कैप फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन माने जा सकते हैं, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिर रही होती है तो लार्ज कैप्स टेंड टू आउट परफॉर्म मिड एंड स्मॉल कैप्स. आप फ्लेक्सी कैप फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम व्हाट मिस्टर चैतन्या सेड. ही ऑल्सो सेड कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन लॉन्ग टर्म है तब आप मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड द रीज़न इज़ कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो मिड और स्मॉल कैप्स में ही रिप्रेजेंटेड हैं. एंड लास्टली ही ऑल्सो सेड कि आप अपना SIP अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी भले ही मार्केट डाउन हो लेकिन इवेंचुअली मार्केट्स विल गो अप एंड आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. फिर हमने मिस्टर चैतन्या से पूछा कि हमें एक म्यूचुअल फंड में से एग्जिट कब करना चाहिए. एंड मिस्टर चैतन्या सेज कि एक तो अगर मान लीजिए एक किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो रहा है और वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, नया इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपके रिस्क टॉलरेंस या प्रोफाइल के साथ मैच नहीं करता है, तब आप उस फंड से एग्जिट कर सकते हैं. ही ऑल्सो सेज कि अगर आपके म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क को या अपने पीयर्स को लॉन्ग टर्म में बीट ही नहीं किया है, तब भी आप उस फंड से एग्जिट कर सकते हैं. लास्टली, अगर कोई फंड आपने एक फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्ट किया था और वो फाइनेंशियल गोल अचीव हो रहा है, तब आप उस फंड से एग्जिट कर सकते हैं. फिर हमने मिस्टर चैतन्या से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टिंग. एंड ही सेज कि सबसे पहले तो आपको ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने चाहिए विच आर क्वालिटी स्टॉक्स इन हाई ग्रोथ सेक्टर्स.
He also says कि कभी भी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और कंपनीज की अर्निंग्स को भी देखना चाहिए. इवेंचुअली ही सेज कि पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करिए और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए. So that was about in this particular episode. I do hope all of you had a wonderful learning experience. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds at Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.